नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपके मन में कोई जैविक खेती के संबंध में, प्राकृतिक खेती के संबंध में और रासायनिक खादों से बाहर आने के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, उसका समाधान चाहते हैं तो निसंकोच आप अपने प्रश्न को मेरे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ में अपना नंबर भी लिख सकते हैं या सीधे ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करेंगे आलू की खेती की। आलू की खेती आज भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। पहले तो आलू की खेती कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में देखा गया है कि कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों में आज आलू की खेती होती है। यद्यपि कुछ वर्ष पहले तक जो आलू उत्पादक राज्य थे, वहां आलू की अब जो बुवाई है सिमट रही है, घट रही है। कारण यही है कि आलू के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है और यदि बिना सोचे समझे हम उन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो उससे शुरू में तो उत्पादकता बढ़ती है, अच्छी आय बढ़ती है, अच्छा लाभ होता है, लेकिन फिर न केवल उत्पादकता स्थिर और घट जाती है बल्कि आलू में भी कई तरह के रोग लग जाते हैं या फिर आलू की फसल तेजी से घटती जाती है और उसका नुकसान फिर किसानों को उठाना पड़ता है। आलू की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश में आगरा मंडल के आसपास खूब होता है। आगरा से लेकर कानपुर लखनऊ के बीच में आलू की खूब अच्छी खेती की जाती है। उसके अलावा यदि हम देखा जाए तो आप मेरठ की तरफ जाएंगे तो आगरा से मेरठ जोन में भी आलू की खेती काफी होती है। उसके बाद पंजाब में भी आलू की खेती की जाती है। उत्तराखंड में पहाड़ी आलू तो बहुत फेमस, आपने सुना ही होगा। जब अभी तो आलू पूरे साल हमें सहजता से मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन 1.5 दशक पहले तो हालत ये होती थी कि गर्मियों के 3-4 महीने तो हमें स्टोरेज का रखा हुआ मीठा आलू जो स्वाद लैस होता था वो प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन अब तो पूरी साल ही हमें स्वादिष्ट आलू मिल जाता है। उसकी कृपा यही है कि आलू की ऐसी वैरायटी बन गई है या पहाड़ी आलू को अब हर जगह पहुंचाना सुविधाजनक हो गया है। आलू की खेती उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी काफी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है और कई और राज्यों में होती है। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ 1 दशक पहले तक जो राज्य आलू के सिरमौर थे, आलू के प्रथम उत्पादक थे, वहाँ अब आलू किसान जो खेती करने वाले किसान हैं उनकी संख्या घटने लगी है। यद्यपि आलू बुआई का क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि आलू की फसल को हम क्रॉप फसल मान के रखते हैं क्योंकि ये बिक जाती है सहजता से, उसमें कोई झंझट नहीं है और अच्छी आय भी देती है। 10-15 केजी के आसपास भी आलू सहजता से बिकता है। एक समय था जब 10 किलो आलू ही 15-20 रुपए का आ जाता था, लेकिन अब तो कुछ महीने ऐसे होते हैं या अब साल के अधिकांश महीने ऐसे होते हैं 10 रुपए प्रति केजी से कम आलू नहीं बिकता। कभी कभी तो आलू की कॉस्ट 50-60 रुपए पर केजी के आसपास पहुंच जाती है। तो एक लालच भी रहता है और इसी लालच में, इसी दबाव में हमारे किसानों ने अज्ञानतावश, क्योंकि आलू की खेती के लिए पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की बहुत जरूरत है और यदि बिना सोचे समझे दाहुम सुन सुना के दूसरों की परामर्श से हम इन पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में, असंतुलित मात्रा में जब प्रयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। शुरू में किसानों ने यूरिया का, डीएपी का, सुपर फास्फेट का अच्छी मात्रा में प्रयोग किया, अच्छी फसल भी ली, पैसा भी कमाया, लेकिन बाद में जाके उनको इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़े क्योंकि उन्होंने देखा कि आलू के बाद जब वो दूसरी फसल लेते हैं तो उसकी उत्पादकता आधे से कम रह जाती है और मिट्टी में मिट्टी टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, उसमें कई तरह के दोष निकलते हैं। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन तो एक तरह से नष्ट ही हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा भी असंतुलित हो गई। तो ऐसे में यदि आप इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से स्वादिष्ट आलू, पोषक आलू, स्वास्थ्यकारी आलू की फिर से उपज लेना चाहते हैं तो कुछ 2-4 बातें हैं, उस संबंध में आज बात करेंगे। विषय लंबा है इसलिए मैं शॉर्ट में बीच बीच में कुछ बातें बताऊंगा। जब भी आप आलू की बुवाई करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ मूलभूत बातें हैं जिनकी जरूरत आपको करनी है। पहले तो आप मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। जांच में मिट्टी का एनालिसिस जरूरी है। दूसरा पीएच जरूरी है।
पीएच से हमें पता चलता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, वो एसिडिक है, क्षारीय है, एल्काइन है या उसमें लवणीय है। ये बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी के प्रकृति पर, मिट्टी के स्वभाव है उस पर, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं या जिन खादों का प्रयोग करने वाले हैं उनकी उपयोगिता निर्भर करती है। जो एसिडिक वातावरण है उसमें कुछ पोषक तत्व विद्वान होने के बावजूद भी अपनी उपयोगिता नहीं दिखा पाते, और क्षारीयता में भी कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में तो पर्याप्त मात्रा में है, जिनकी मिट्टी में उपस्थिति तो निश्चित दर्शाई जा रही है, लेकिन वो उपयोगी नहीं है। तो मिट्टी की जांच करा लें। दूसरा, आप मिट्टी में ये भी देखना है कि उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटासियम कितना है, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम ऐसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व कितनी मात्रा में, इन सब की जरूरत आलू खेती के लिए है। दूसरी चीज कि चाहे हम प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें या आधुनिक खेती करें, दोनों ही दृष्टियों में आलू की फसल के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जैसे हम स्वयं भी जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, भागदौड़ करते हैं जीवन दिन भर की, उसके लिए हमें आहार की जरूरत पड़ती है। आहार के माध्यम से न केवल हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे अंदर बहुत सारे सब्सटेंस भी निर्मित होते हैं जो हमारे शरीर को स्थिर रखने में या फिर शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसके रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर निर्मित होता रहता है। हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हैं 24 से 72 घंटे में बदल जाती हैं, कुछ कोशिकाओं को 3 महीने का समय लेता है। यही चक्र प्रकृति ने वनस्पतियों को भी दिया, तो इसलिए वनस्पतियों को चाहे हमारी फसल हो या प्राकृतिक अवस्था में, उनको भी निरंतर पोषक तत्वों की जरूरत होती है। आलू जैसी जो फसल है जिनका हम अपने खेतों में बुआई करते हैं, फसल लेते हैं, उनको भी पोषक तत्वों की बहुत जरूरत रहती है, जिसमें 17 पोषक तत्व मुख्य माने गए हैं। लेकिन बात हम 17 पोषक तत्वों की नहीं करते, हम बात मुख्यतः 5-6 पोषक तत्वों की करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो नाइट्रोजन है। आलू की फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 एकड़ आलू की फसल के लिए आपको 100 से लेकर 120 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इस नाइट्रोजन को आप यूरिया के माध्यम से लेते हैं, लेकिन आलू के लिए यूरिया इतना महत्वपूर्ण नहीं, कम मात्रा में यूरिया देंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि आलू के लिए नाइट्रोजन उसकी पत्तियों के विकास के लिए जरूरी नहीं, उसके हरियालीपन के लिए जरूरी नहीं है, उसकी डालियों के विकास के लिए जरूरी नहीं है। आलू की फसल के लिए जो नाइट्रोजन की उपयोगिता है वो उसके कंद में या जो उसकी आलू की जो पौध है उसके अंदर जो दूसरी उत्त की संरचना है उसके निर्माण के लिए है। यहाँ ज्यादातर नाइट्रोजन का प्रयोग तो उसके विकास के लिए होता है, जो उत्त की संरचना है उनके विकास के लिए होता है। कंद के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है, आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, उसके निर्माण के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। जो आनुवंशिक संरचना उसके लिए जरूरी है, आलू का विकास तेजी से हो सके उसके लिए जरूरी है। तो आलू को भी 100 से लेकर 120 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन आलू के लिए नाइट्रोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है पोटासियम की। पोटासियम कंद निर्माण की, जो आलू है जो मिट्टी के अंदर लगता है उसको कंद कहते हैं, और कंद के विकास के लिए, कंद को स्वस्थ रखने के लिए, कंद का स्वाद रखने के लिए, कंद को आलू को रोगों से बचाव के लिए, कंद का विकास अच्छे से हो, ग्रोथ अच्छा पकड़े, उसके लिए पोटासियम की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आलू की यदि फसल आप प्रति एकड़ ले रहे हैं तो 150 से लेकर 200 किलो पोटासियम की जरूरत है। उसके लिए आप सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि डीएपी के माध्यम से काफी मात्रा में पोटास आपकी मिट्टी को मिल जाता है, डीएपी के माध्यम से फास्फोरस भी आपकी मिट्टी को, आपकी फसल को मिल जाता है, और यूरिया मिल जाता है, तो आप डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो फास्फोरस है वो भी आपके लिए इस आलू की फसल की जरूरत है। अब जड़ निर्माण, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जड़ों का विकास आलू में ज्यादा नहीं होता है। आलू स्वयं जड़ है, क्योंकि जड़ में ही कंद का निर्माण होता है। तो ऐसे में 3 चीजों की ध्यान रखने की है कि जो भी आप आलू में जो खाद देते हैं, उससे जो पोषक तत्व आपने आलू को देने हैं, उसका मुख्य आप फोकस क्या रखना है। दूसरा, आलू के लिए कुछ सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, उसमें सबसे पहले तो जिंक की जरूरत है, कॉपर की जरूरत है, मैग्नीज की जरूरत है, बोरोन की भी जरूरत है, मॉलिब्डेनम की जरूरत है। इनके बगैर भी आलू का
उत्पादनता प्रभावित होता है। तो इनको सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स को भी देने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपने प्राकृतिक तरीके से खेती करनी है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान, बहुत सारे आलू उत्पादक जो कृषक थे, वो इसीलिए आलू से सरेंडर कर गए, आलू से पीछे हट गए कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो 8-10 साल, 15 साल तक तो रासायनिक खादों के प्रयोग से आलू की फसल लेते रहे, अच्छा उत्पादनता मिल गया। फिर उनकी जो उत्पादकता स्थिर हो गई, घटती चली गई, तो उसमें नुकसान होने लगा। वो ज़्यादा खेती में लागत तो ज़्यादा लेते थे, लेकिन खेती से आय उतनी नहीं होती थी। जो आय होती थी वो स्टोर हाउस में टैक्स किराए के रूप में, या फसल नष्ट हो जाती थी उसमें व्यय हो जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाता था। तो कई बार तो स्थिति ये देखनी आती थी, जो आलू उत्पादक किसान हैं, अपना आलू मंडी में बेचने के लिए स्टोर हाउस में पहुंचाने की बजाय उसे सड़कों पर फेंक देते थे, क्योंकि उसमें लागत नहीं रह गई थी। कारण था अज्ञान था, क्योंकि उन्होंने आधारभूत बिना किसी विश्लेषण के, विशेष की जानकारी के आधारभूत अपनी फसलों को केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया। उनमें रोग होने लगे, रोगों से बचाव के लिए बहुत अधिक मात्रा में दवाओं का प्रयोग करने लगे, ये भी उन पर अतिरिक्त खर्चा आ गया। ऐसे में यदि आप प्राकृतिक तरीके से बिना किसी खाद के तो प्रयोग करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास योजना है, हमने इस पर प्रयोग किया है। आप स्वयं उसका परीक्षण करके देखिए। आप 10 एकड़ में आलू की फसल लेते हैं, 5 एकड़ में लेते हैं, तो मैं 5 और 10 एकड़ का आपको रिस्क नहीं दे रहा। मैं आपको आपको झंझट में डालने वाला नहीं। आप उसमें से 200-300 स्क्वायर फीट का, मीटर का एरिया ले लीजिए, उसमें आलू की फसल लगाइए। बाकी आलू की फसल जैसे आपने लगाना वैसे लगाइए, और जब भी मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे, खास करके दीपावली के आसपास, जब रातें बढ़ने लग जाएं, दिन छोटे होने लग जाएं, प्रकाश की ताप है घटती चली जाए, ऐसी ही मौसम आलू के लिए उत्तम है। तो आप उस आलू का चुनाव करें। और अच्छी यदि फसल लेनी है, आपने 20 से 25 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर की औसत से आलू की फसल लेनी है, तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए तो खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इस हिसाब से जितनी जमीन चुनी है उससे आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम 10 टन के आसपास आप गोबर की सड़ी गली खाद दें। आप कहेंगे 10 टन तो बहुत ज़्यादा होगी, इस पर ज़्यादा पैसा आएगा। निश्चित आएगा, लेकिन इतनी ना मेरे कम कर लें, क्योंकि मैं तो आपको प्रयोग करना चाह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप कम मात्रा में गोबर की खाद से अच्छी उपज ले सकें। पर प्रयोग है, शुरुआत है, शुरुआत में कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो शुरुआत में करता हूँ गोबर की कम मात्रा, जितने भी आपके पास गाय हैं, भैंसे, वैसे आजकल किसानों के पास गाय अब बची नहीं है, थोड़ी बहुत गाय बची हैं, उनसे वो खेती करना चाहते हैं, तो जितनी बची है उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। पर आपने अपनी मिट्टी को इतना अडॉप्ट कर लिया रासायनिक खादों के ऊपर कि सीधे सीधे प्रयोग करेंगे तो आपको उत्पादकता वो नहीं मिलेगी जिस प्रयोग को मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम उत्पादकता मिले। जो आलू का जो औसत उत्पादकता भारत में है, ऐसे बीज हमारे पास हैं जो 20 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास फसल दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आपने अधिकतम जो उसकी उत्पादकता ली है 12 से 15 टन के आसपास ली, उससे ऊपर नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी भारत में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने कौशलपूर्ण खेती के माध्यम से 30 टन, 32 टन प्रति एकड़ के तक आलू की फसल ली है। और आप सोच सकते हो, यदि 3 टन भी यदि आपकी आलू की फसल बढ़ जाती है, तो प्रति टन आपकी जो जो आमदनी है वो कम से कम 30 से 40 हजार बढ़ जाती है। यदि आपकी फसल में 3 टन की वृद्धि हो गई, तो आप सीधे सीधे 70 से 1 लाख रुपए की आमदनी कर लेते हैं। तो मैं वो चाहता हूँ कि प्रयोग हो, जिससे आपको सकारात्मक असर मिले। आप चाहे कम खेत में करने वाले हैं आलू, लेकिन उसकी उत्पादकता अच्छी हो। तो उसके लिए आपने, मैंने जैसे कहा कि एवरेज लगाया कि 10 टन के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद लेनी है। ये गली सड़ी खाद नहीं मिलती है, तो आप किसी खेत में ढैंचा की फसल ले लीजिए। ढैंचा जब 30-40 दिन का हो जाए उसको काट दीजिए, उसको थोड़ा सा किसी जो चारा काटने की मशीन है उसमें टुकड़े कर लीजिए, और उसको जिसमें आप आलू लेना चाहते हो उस मिट्टी में मिला दीजिए 10-15 दिन के लिए। साथ में हमारा जो गोबर की राख भस्म है, गोबर की राख भस्म में बहुत सारी अच्छी अद्भुत चीजें हैं। एक तो उसमें सारे जो पोषक तत्व हैं पर्याप्त मात्रा में। हमने सीबीड सिस्टम लाया है, इसको हम समुद्री काई कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट मिलाया है। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट दिया है,
कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण भी दिया है, और गोबर की राख में तो वैसे ही असंख्य पोषक तत्व रहते हैं। 118 के बारे में तो वैज्ञानिक प्रमाणिकता मिल गई है, लेकिन जो 13-14 पोषक तत्व हमारी फसलों को मिलने चाहिए वो भी इसमें है। इसके अलावा कोई और भी चीजें हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जब इसका प्रयोग करते हैं और जो आपने फसल अवशेष है या गोबर है, गोबर की खाद है, जो आपने अपने खेतों में डाली है, उसका डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होता है। तो जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे, उसके 15 से उसके बाद आप उसको सिंचाई कर दीजिए, और 10-15 दिन के बाद जब आपको लगे कि अब जुताई का समय हो गया है, बुवाई करना चाह रहे हो, तो उसी खेत को तैयार कर लीजिए। और तैयारी के समय जो आप, मैंने जैसे बताया कि प्रति हेक्टेयर के आसपास, प्रति एकड़ के आसपास आपके आलू को करीब करीब 100 से लेकर 120 किलो के आसपास यूरिया की जरूरत पड़ती है। तो आपने इतना नहीं लेना है, आपने सीधे सीधे उसको आधा कर लेना है। बुवाई के समय जैसे कि प्राकृतिक तरीके से या 50 केजी के आसपास आप यूरिया लेते हैं, तो अब आपने उससे भी कम कर देना है। जितना भी आप खेत कह रहे हैं उसके हिसाब से उसको भी वन फोर्थ कर देना है। 25 किलो के आसपास आपने यूरिया का औसत निकालना है। आप वो ले लीजिए, डीएपी ले लीजिए या सुपर फास्फेट ले लीजिए, उसको भी आपने 50% की मात्रा से जो लेनी थी, अब 50% को भी आधा कर देना है, 25% लेनी है। 25% ये ले लीजिए। आपने आपने डीएपी लेना है, तो डीएपी की मात्रा भी आप 25% ले लीजिए। सिर्फ एक बार आपने ये प्रयोग करना है, और इसके बाद आप बुपाई कर दीजिए। और बाकी की जो मात्रा है 30-35 दिन में, जब आपका आलू फूटने लग जाए, अंकुरित हो जाए, 3-4 सेंटीमीटर के ऊपर उसमें पत्तियां आ जाएं, कम से कम एक पेड़ के ऊपर 4 से 6 पत्तियां आ जाएं, तब जब मिट्टी चढ़ाने का काम करते हो, दूसरे सिंचाई का भी काम करते हो, तो शेष जो आपका खाद बची है उसमें डाल सकते हो। मैं पहले प्रयोग की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में आपने जब भी इसको सिंचाई करनी है, आपने गोबर जो की राख का जो भस्म है, उसमें से पहली बार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 किलो के आसपास गोबर की भस्म लेनी है, और अब आपने लेनी है मात्र 200 ग्राम के आसपास। 200 ग्राम को आप 50 लीटर पानी में घोल लीजिए, अच्छे से सॉल्यूशन बना लीजिए, और उसको सिंचाई के माध्यम से आप अपने आलू की फसल को दे दीजिए। प्रथम बार जब आप देने जाओगे तो भी प्रयोग यही करना है कि आपने 1 किलो के आसपास, 1.5 किलो के आसपास, 2 किलो के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, कम से कम 1 किलो आपने फार्मूला पकड़ लेना। हर फसल को ये करना है कि अपनी मिट्टी को सुधारना है, मिट्टी को ठीक करना है। तो तब आपने 50 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोल लेना है, और सिंचाई के माध्यम से आप अपनी फसलों को देना है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, अच्छी तरह से घुल जाता है। इसलिए आप ड्रेंचिंग करेंगे, आप ड्रिप इरिगेशन से, किसी भी तरीके से आप अपने खेत को सींचेंगे, तो ये सहजता से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद मैं फिर बताऊं कि आपने एक प्रयोग कर लिया, बुवाई हो गई, अंकुरित हो गया, आपने पानी दे दिया, तो जब भी आप पानी देंगे, सामान्यतः सर्दियों में आलू की फसल को 3-4 आलू की जरूरत, पानी की जरूरत पड़ती है, तो प्रत्येक बार आपने 150 से 200 ग्राम, मैक्सिमम 200 ग्राम, कम से कम 150 ग्राम ये आलू, ये गोबर की भस्म जो लेनी है, गोबर की राख भस्म लेनी है, उसको पानी में घोलना है, और उसे सिंचाई के माध्यम से दे देना है। इसका स्प्रे करना चाहेंगे, स्प्रे भी इसका बहुत प्रभावी है। 5 से 10% के आसपास आपने 15 लीटर पानी में इसको मिक्स करके उसका स्प्रे भी अपने आलू की फसल में देंगे। स्प्रे से पत्तियों के माध्यम से जब अंदर जाएगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन ये तो पहला प्रयोग है। आप आलू में या किसी दूसरी फसल में जब गोबर की जो राख भस्म का प्रयोग करेंगे, अगली फसल में इसका लाभ मिलने वाला है। चाहे बहुत सारे जो किसान जो हैं, आलू के फार्मर हैं, दोबारा आलू लेना चाहते हैं, कि बहुत बार देखा गया है कि इसीलिए बहुत सारे आलू के जो आलू उत्पादक किसान हैं, अगौती के रूप में दीपावली से 10-15 दिन पहले ही आलू की बुवाई कर देते हैं कि 70-72-75 दिन की फसल है। जनवरी दिसंबर लास्ट से पहले जनवरी के प्रथम हफ्ता तक तैयार हो जाती है। जैसे आपकी आलू की फसल बिकी, क्योंकि आपने उसकी चमड़ी को, आलू को वो सख्त नहीं होने देना, स्टेर नहीं करना, उसे सीधा बाजार में बिकना, अच्छी आमदनी मिल जाती है। नया आलू जब बाजार में आता है तो उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। उस समय जो आलू बाजार में है उससे 1.5 से 2 या 3 गुना में भी इसका भाव मिल जाता है, तो आमदनी तो आपकी होगी। तो जैसे ही आप, आपकी खेत जो आलू से फ्री होते हैं, तो आप फिर आलू लगा देते हैं। जितने भी दूसरे किसान दूसरी चीजें लगाते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि दोबारा जब आप करोगे
दोबारा आलू लगाओगे या दूसरी फसलें लगाओगे, चाहे वो सब्जियां हो फसल या कोई और चीज हो, आप में उसके उसके फसल के लिए आपको मैंने रासायनिक खाद बताए, मैं आपको नाइट्रोजन के लिए बताया, फास्फोरस के बताया, पोटाशियम के बताया, उसको भी जो आपने उस समय 1/4 मात्रा दी थी, उसको भी 50% कम कर देना है। और हमारी जो गोबर की राख भस्म है, इसके साथ में गौमूत्र जो है, गाय का गोबर का मूत्र जो भस्म है, उसका प्रयोग करना। उसकी मात्रा तो मात्र 50 ग्राम के आसपास रहती है। लेकिन देखेंगे कि इसके दोबारा प्रयोग करने से आपने अपने रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ाई, आपने इनका प्रयोग गोबर राख भस्म का और गौमूत्र का प्रयोग किया, लेकिन उत्पादकता में पिछली की तुलना में 25% वृद्धि मिलेगी। प्रथम बार भी जो आलू लोगे तो उसकी जो उत्पादकता है, आपने अभी तक जो उत्पादकता पिछले 3-4 सालों में ली है, उससे 10-15%, 20% बढ़ी हुई मिलेगी। ये मेरा आपके लिए एक विश्वास और भरोसा है। आप करके देखिए, मेरी बातों में बताइए। इसलिए मैं बड़े लंबे चौड़े वादे नहीं करता है कि इसको डालती 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से बताइए कि इसके प्रयोग से आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्या उसमें बदलाव आया। जो आप देखेंगे वो महत्वपूर्ण है, मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं है। कि हमने तो मिट्टी को बदलना है, हम मिट्टी को स्वस्थ करना है, जो हमने मिट्टी को खराब कर लिया है। यदि अभी भी ध्यान नहीं देंगे, फिर पश्चाताप होगा, दुख होगा, तो बहुत परेशानी आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक समय आगरा के आसपास के किसान आलू उत्पादकता में किंग होते थे, राजा होते थे, क्योंकि आलू कई महीने तो मिलता ही नहीं था। 10-15 साल पहले तो आलू की किल्लत हो जाती, जैसी गर्मी की शुरुआत होती थी, अप्रैल मई के बाद आलू का स्वाद बिगड़ना शुरू हो जाता था। आलू का रेट जब 25, 30, 40 रुपए केजी होता था तो त्राहिमाम त्राहिमाम बन जाता था। लेकिन अब आलू 50 रुपए केजी तुम खरीदते ही खरीदते हैं। और सामान्य जब फसल आती है तब भी आलू की कीमत कम नहीं होती। उस समय तो आलू 10 रुपए का 5 किलो भी मिल जाता था। मैं फुटकर की बात कर रहा हूँ, रिटेल की बात कर रहा हूँ, मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा। मैं खुद 15-20 साल पहले अपने घर को 10-15 जब एक 5 से या 10 से के जैसे कि बिकता है आलू, तो लेके जाता था। कभी कभी तो 10 रुपए में 5 किलो आलू मिल जाता था। 10 में नहीं मिलता था, 12-13 रुपए मिल जाता था। लेकिन जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती थी तो आलू पहाड़ी आता था, वो भी कुछ सीमित जगह। तो उस आलू की कीमत तो इस आलू की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा होती थी। एक तरफ हमारा जो सामान्य आलू है, मीठा आलू हो जाता था, स्वाद बिगड़ जाता था, खाने में अरुचि पैदा करता था। वो 5-7 रुपए केजी, 10 रुपए केजी होता था, लेकिन पहाड़ी आलू उसकी तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा, 25 से 50 रुपए केजी होता था। लेकिन अब तो आलू हमें सहजता से हर जगह मिलने लगे हैं। तो आप और जब इतना भाव मिलता था तो किसानों ने एक तरफ आलू को अच्छे से लिया, लेकिन अब देखा कि आलू की उत्पादकता घटती चली गई है, आलू पे नुकसान होने लगा है, अब वो लाभ नहीं है, तो बहुत सारे किसान आलू से पीछे हटे। मैं चाहता हूँ आलू को फिर से आप लें, दूसरी फसलों से लें और अच्छे से आप खेती करें। मेरे लिए कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, सहजता से संबंध में मेरे से आप मैसेज छोड़ के बात कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों।